गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। हम आपकी क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर बॉटनी की सेकंड यूनिट की बात कर रहे थे। उसमें हमने 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर चैप्टर की समाप्ति कर ली है। आज हमारा 9 नंबर लेसन जो है, लेसन नंबर 9, वो रहेगा एंजाइम। क्या रहेगा? एंजाइम, जो इस यूनिट का अंतिम टॉपिक है। इसको हम समझेंगे, शायद 2 पार्ट्सों में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले एंजाइम की बात करेंगे। एंजाइम क्या होते हैं? आपने नाम भी सुना है और 4-5 सालों से सुनते आ रहे हो किताबों में, एंजाइम एंजाइम। आज एंजाइम की हम विस्तार से बात करेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए, प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। इस बात को हम समझेंगे। इस बात को हम क्या करेंगे? समझेंगे। देखिए, प्रोटीन प्रकृति के अर्थात प्रोटीन के बने हुए, प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ। कैसे पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ जीवित कोशिकाओं में, जो लिविंग सेल्स हैं, जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उन्हें एंजाइम या फिर एक प्रकीर्णक नाम और दिया जाता है। यह इनको कहा जाता है। तो देखिए, प्रोटीन से बने हुए होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जीवित सेल्स जो है जैव उत्प्रेरक। बात आती है जैव उत्प्रेरक की कि जैव उत्प्रेरक क्या होता है। इसकी बात आती है कि जैव उत्प्रेरक क्या होता है। तो देखिए, जैव उत्प्रेरक की अगर हम बात करें तो ये अभिक्रियाएं जो होती हैं उनकी दर को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? बढ़ाने और घटाने का कार्य करते हैं। ठीक है। इसके साथ ही अगर हम और बात करते हैं इसकी, तो देखिए, प्रोटीन प्रकृति जो है प्रोटीन के जैसे ये लक्षण दिखाएंगे। ये एंजाइम की परिभाषा की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं, एक नाम आता है उपापचय पथ। ठीक है, क्या नाम आता है? उपापचय पथ। फिर मेटाबॉलिज्म पथवे। ये क्या होता है? ये 2 प्रकार की अभिक्रियाओं से मिलकर बना हुआ होता है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की अभिक्रियाओं से मिलकर बना होता है। एक तो उपचयी एनाबॉलिक रिएक्शंस, एक होती है अपचयी, ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। इन दोनों अभिक्रियाओं से मिलकर यह बना होता है उपापचय पथ। उपचय और अपचय 2 अभिक्रियाओं से मिलकर बना हुआ पथ होता है। अब बात आती है उपचय और अपचय अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? उपचय और अपचय अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो देखिए, सबसे पहले हम जो एनाबॉलिक है उसकी बात करते हैं। ठीक है, उपचय अभिक्रिया की हम लोग बात करते हैं। तो ये ऐसी अभिक्रिया होती हैं, कैसी? संश्लेषण प्रकार की अभिक्रियाएं। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण होना या किसी का निर्माण करना। तो संश्लेषण प्रकार की वे कोशिकाएं जिन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उनको क्या कहा जाता है? उपचय, एनाबॉलिक। ठीक है, एनाबॉलिक बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे 2 नंबर अपचय अभिक्रिया, इनको कैटाबॉलिक बोला जाता है। कैटाबॉलिक, ठीक है, ये होती हैं विघटन प्रकार की कोशिकाएं। यहाँ पे निर्माण था, यहाँ पे टूटना। विघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। विघटन प्रकार की कोशिकाएं जिनको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो ऊर्जा मुक्त करती हैं। ऊर्जा क्या करती हैं? मुक्त करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखिए यहाँ देखिए, पहले उपचय की बात करते हैं। मान लीजिए कोई A और +B कोशिकाएं हैं, ये आपस में मिल रही हैं और AB का निर्माण कर रही हैं। तो इनमें किसकी आवश्यकता होगी? एनर्जी की आवश्यकता जो है वो होती है। ठीक है। जबकि मान लीजिए ये AB है, ये A+ B में टूट रही है, तब क्या है?
ऊर्जा जो है वो क्या होती है, मुक्त होती है, तब ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इन दोनों कोशिकाओं की हमने बात की। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स, हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइमों का जो इतिहास है भी, इनके बारे में किसने खोज की, किसने इनके बारे में क्या क्या बताया, उन सब बातों की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, इन्हें जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान की थी वो वैज्ञानिक थे बर्जीलियस। कौन थे, बर्जीलियस। उन्होंने 1835 के अंदर इनकी पहचान जो है वो जैव उत्प्रेरक के रूप में की थी। ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है, देखो, सर्वप्रथम ईस्ट की कोशिकाओं में, किसी कोशिकाओं में, ईस्ट की कोशिकाओं में इन्हें जाइमेज एंजाइम के रूप में खोजा था, जटिल जाइमेज एंजाइम के रूप में खोजा था। वो थे एडवर्ड बुकनर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम से संबंधित। वो कौन थे, एडवर्ड बुकनर। ठीक है, इन्होंने ईस्ट कोशिकाओं में सर्वप्रथम इन्हें कौन से एंजाइम के रूप में खोजा, जाइमेज एंजाइम के रूप में खोजा। तो प्रथम एंजाइम कौन सा था, जाइमेज। सबसे पहले अगर हम एंजाइम शब्द के प्रयोग की बात करते हैं कि एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, और वो थे विल्ली कुहने। कौन थे, विल्ली कुहने, जिन्होंने 1878 में इस एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। और क्यों किया था, अगर इसकी बात करें तो ईस्ट विलियन के किण्वन के लिए उन्होंने ये काम शब्द का जो है प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से तीन हमने बातें की। चौथी बात देखो, सर्वप्रथम जो यूरियज एंजाइम का विशुद्ध क्रिस्टलीय रूप प्राप्त किया था, जिसका नाम था जेबी सुबनर। क्या नाम था वैज्ञानिक का, जेबी सुबनर। 1926 में जो यूरियज एंजाइम होता है उसका विशुद्ध क्रिस्टलीय रूप इन्होंने प्राप्त किया था। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। सभी एंजाइम रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होते हैं। ये बात बताई थी सुमनर व नॉर्थरोप ने 1930 में। सुमनर व नॉर्थरोप ने 1930 में ये बातें बताई थी कि सभी एंजाइम जो है वो रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इसके बाद बात करें, सुमनर, नॉर्थरोप व स्टेनेले तीन वैज्ञानिक थे। इन तीनों वैज्ञानिकों की अगर हम लोग बात करें तो ये सभी एंजाइम रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होते हैं, अर्थात प्रोटीन संबंधी कार्य करने के लिए इन्हें 1947 में, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, उस समय इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। अर्थात जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल प्राइज, वो इनको प्रदान किया गया था। किसको, सुमनर, नॉर्थरोप, स्टेनेले को ये प्राप्त किया गया था। इसके बाद देखिए हम आगे बात करते हैं, एप्रोटीन एंजाइम राइबोजाइम की खोज सेक एवं अल्टमैन ने की थी। एप्रोटीन एंजाइम की, प्रोटीन होती हैं सभी, लेकिन एप्रोटीन एंजाइम राइबोजाइम की खोज किसने की थी, सेक व अल्टमैन ने की थी। ये राइबोजाइम क्या है, देखिए इसकी अगर बात करें तो आरएनए के बने हुए होते हैं, अर्थात आरएनए के उत्प्रेरकीय अणु होते हैं जो आरएनए संबंधन में काम आते हैं, जो आरएनए के संबंधन में क्या करते हैं, काम आते हैं या उपयोगी होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, राइबोजाइम जो है वो एक ए प्रोटीन होती है। अगर परीक्षा में पूछा जाए ए प्रोटीन का नाम बताइए तो ए प्रोटीन का नाम है राइबोजाइम, जो आरएनए के उत्प्रेरकीय अणु होते हैं, अर्थात आरएनए से बने होते हैं। राइबो का मतलब क्या होता है, आरएनए, ठीक है, और जाइम का मतलब एंजाइम। राइबोजाइम, आरएनए से बने एंजाइम को राइबोजाइम कहा जाता है। ये आरएनए के संबंधन में उपयोगी होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और खोज की थी सेक और अल्टमैन ने। इसके बाद में देखिए हमारा नया टॉपिक जो आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम की संरचना। एंजाइम की संरचना की जब बात करते हैं तो देखिए एंजाइम की जो संरचना होती है उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी बात करते हैं। पहली बात, सभी प्रोटीन प्रकृति
जो भी एंजाइम है वो सभी प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी प्रोटीन एंजाइम हो। सभी प्रोटीन क्या हो? एंजाइम हो। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ए बी सी हमारे पास 3 एंजाइम है, तो ये 3 एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तीनों एंजाइम प्रोटीन के बने होंगे। ये 3 एंजाइम है ए बी सी, तीनों प्रोटीन के बने हैं। बात बिल्कुल सिंपल है। लेकिन जरूरी नहीं है अगर यहाँ पर एक और डी एंजाइम, एक डी और प्रोटीन है, वो भी एंजाइम हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बात जरूरी नहीं है। तो ए बी सी प्रोटीन, ए बी सी डी 4 प्रोटीन है हमारे पास, उनमें से 3 एंजाइम है, डी एंजाइम नहीं है, तो ये संभव है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी अगर बात करें, कुछ एंजाइम पूर्ण रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ एंजाइम जो होते हैं पूर्ण रूप से प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जैसे पेप्सिन, यूरिएज। कौन कौन से? पेप्सिन है, यूरिएज है, ये सब क्या है? पूर्ण रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें ए प्रोटीन नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ एंजाइम पूर्ण रूप से प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन अधिकांश एंजाइम जो है वो मुख्य घटक प्रोटीन के साथ ए प्रोटीन भी पाई जाती है। अधिकांश एंजाइमों में प्रोटीन के साथ ए प्रोटीन भाग भी पाया जाता है, जो इस प्रोटीन भाग के कार्य को क्रियाशीलता प्रदान करता है, या इसकी क्रियाशीलता के लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे एंजाइमों को होलोजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलोजाइम। तो होलोजाइम की परिभाषा क्या आया हुआ प्रश्न है? होलोजाइम की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे एंजाइम जिनमें प्रोटीन के साथ साथ ए प्रोटीन भाग भी पाया जाता है। अर्थात ऐसे एंजाइम के अंदर प्रोटीन और ए प्रोटीन दोनों भाग पाए जाते हैं। प्रोटीन व ए प्रोटीन दोनों भाग पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए मैंने एपो एंजाइम नाम लिखा है। होलो एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग, मान लीजिए सपोज करो ये कोई प्रोटीन है हमारे पास, इसके ये 2 भाग हैं। ठीक है, ये हमने प्रोटीन भाग मान लिया, ये प्रोटीन वाला भाग है और ये ए प्रोटीन वाला भाग है। मानना है, ऐसे डायग्राम बाद में बनाएंगे। ये ए प्रोटीन वाला भाग है। ठीक है, अब देखो इस होलो एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग, होलो एंजाइम का ये प्रोटीन वाला जो भाग आपको दिख रहा है यहां से लेकर ये यहां तक, इस भाग को एपो एंजाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपो एंजाइम बोला जाता है। प्रोटीन वाला भाग क्या कहलाता है? एपो एंजाइम कहलाता है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, तो एपो एंजाइम प्रोटीन वाला भाग, तथा इस प्रोटीन वाले भाग में अगर हम बात करें तो एक या एक से अधिक कुछ सहक्रिय स्थल भी होते हैं। एक या अधिक क्या होते हैं? सहक्रिय स्थल भी होते हैं, एक्टिव साइट भी पाए जाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात है कोफैक्टर। होलो एंजाइम का ए प्रोटीन वाला भाग, होलो एंजाइम का ए प्रोटीन वाला भाग, ये जो भाग है ए प्रोटीन वाला, इसको सहकारक बोला जाता है। सहकारक या इंग्लिश में कोफैक्टर बोला जाता है। सहकारक या इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? कोफैक्टर बोला जाता है। ये हमने बात कर ली। अब देखिए ये जो कोफैक्टर है होलो एंजाइम का ए प्रोटीन वाला जो भाग है, ये इसको मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। 3 पार्ट्स डिवाइडेड। ठीक है, उन तीनों भागों की हम लोग बात करते हैं। 3 भाग है, यहाँ आपको बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि सहकारक जो है उसके 3 भाग हैं। एक तो होता है प्रोस्थेटिक समूह, एक होता है सह एंजाइम, एक होता है सहक्रियक। अर्थात प्रोस्थेटिक पहला हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, दूसरा होता है सह एंजाइम, इसको को एंजाइम बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद सहक्रियक, इसको बोलते हैं एक्टिवेटर। ठीक है, ये होते हैं 3 भाग किसके? कोफैक्टर के, सहकारक के। तो प्रोस्थेटिक समूह किसे कहेंगे? जब कार्बनिक प्रकृति का प्रोटीन भाग एपो एंजाइम से
कार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीन भाग, कौन सा भाग? अप्रोटीन भाग। अप्रोटीन भाग कौन था? सहकारक। अप्रोटीन भाग एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या था? होलो एंजाइम का प्रोटीन भाग था। इस तो सीधी सी बात है, जब कार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीन भाग प्रोटीन भाग से सघनता एवं दृढ़ता पूर्वक जुड़ा रहता है, तब उसे क्या बोलेंगे? प्रोस्थेटिक समूह है। समझ गए ना? मान लीजिए हमने डायग्राम बाद में बनाएंगे, एक बार देखो। जब कार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीन भाग, मैंने कहा था कि यहाँ पे देखो होलो एंजाइम बराबर क्या था? सबसे पहले होलो एंजाइम की परिभाषा मैंने क्या बताई थी? होलो एंजाइम की परिभाषा मैंने बताई थी कि जिसमें प्रोटीन भाग भी हो और साथ में क्या हो? अप्रोटीन भाग भी हो। ये बात हमने की थी, ठीक है। इसमें हमने प्रोटीन भाग को क्या नाम दिया? एपो एंजाइम नाम दिया। प्रोटीन भाग को हमने क्या नाम दिया? एपो एंजाइम नाम दिया, ठीक है। अप्रोटीन भाग को हमने क्या नाम दिया? सहकारक या कोफैक्टर नाम दिया। सहकारक या कोफैक्टर नाम दिया। तो जब अप्रोटीन भाग इस प्रोटीन भाग से दृढ़ता से जुड़ा हुआ रहता है, तब उसे क्या बोलेंगे? प्रोस्थेटिक समूह बोलेंगे। इसके उदाहरण की बात करें तो साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन जो है वो आप इसके उदाहरण दे सकते हो। दूसरा है सह एंजाइम, को एंजाइम। ये सहकारक कोफैक्टर का दूसरा भाग है, जो इस अप्रोटीन कोफैक्टर से प्रोटीन भाग से या एपो एंजाइम से ढीले या आसानी से पृथक होने या पुनः आसानी से जुड़ने के तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। अर्थात ढीले तरीके से जुड़ा रहता है, आसानी से अलग हो सकता है, पुनः भी उससे जुड़ सकता है। उस भाग को क्या कहते हैं? को एंजाइम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें NAD, इनकी बात हमने फुल फॉर्म की कर ली थी। NADP, FAD, को एंजाइम A, ETC आदि इसमें होंगे। सक्रियक तीसरा भाग एक्टिवेटर, जब अप्रोटीन भाग अकार्बन प्रकृति का अकार्बनिक प्रकृति का कोई धातु आयन, सीधी सी बात है, अकार्बनिक प्रकृति कोई धातु आयन से अगर जुड़ा है, जैसे आयरन Fe, तो उससे अगर जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा? सक्रियक कहलाएगा। ये सहकारक के 3 भाग हो गए। तो आप एक बार फिर से देख लो, होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम और कोफैक्टर के 3 भाग आपके कौन कौन से? एक तो हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप, और दूसरा आपका हो गया को एंजाइम, और तीसरा आपका हो गया एक्टिवेटर। अब देखिए डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई गोलाकार एंजाइम है, ठीक है, गोलाकार एंजाइम है। इसमें हमने बात कर ली, मान लीजिए ये कोई अप्रोटीन बना देते हैं, ठीक है। क्या बना दी हमने? ये अप्रोटीन बना दी, ठीक है। और ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये प्रोटीन वाला भाग बना दिया। कौन सा भाग? प्रोटीन वाला भाग बना दिया। तो प्रोटीन इस पूरी संरचना को क्या कहा जाता है? होलो एंजाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होलो एंजाइम बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रोटीन भाग भी है और अप्रोटीन भाग भी है। प्रोटीन भाग को हमने क्या बोला? एपो एंजाइम बोला। प्रोटीन भाग होलो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम, और अप्रोटीन भाग को हमने क्या बोला? कोफैक्टर बोला। क्या बोला? कोफैक्टर। और कोफैक्टर के हमने 3 भाग कर लिए। अगर दृढ़ता से इस भाग से जुड़ा है एपो एंजाइम से, तब तो क्या हो गया? प्रोस्थेटिक समूह। ढीले तरीके से जुड़ा हुआ है तो को एंजाइम, और अगर अकार्बनिक प्रकृति का कोई धातु आयन जुड़ा हुआ है तो एक्टिवेटर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने जो संरचना है उसकी बात की।